स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 19 का कल लेक्चर नंबर 1 लिया था। आज हमने इसका बकिया पार्ट पढ़ना है लेक्चर नंबर 2 के नाम से, और ये सब्जेक्टिव का टॉपिक है। ठीक है जी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन आती है, इधर सुने ज़रा आप खामोशी से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन आती है ऐसा बॉडी जो 100% रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है जो उस पर पड़ती है। ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी है, ब्लैक बॉडी दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट होता है वो हर किस्म की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। यानी आप अगर उस पर 100 किस्म की वेवलेंथ फेंकोगे ना, रेडिएशन वो 100 की 100 अब्जॉर्ब करेगा। आप उस पर 1000 वेवलेंथ वाली रेडिएशंस फेंकोगे, 1000 अब्जॉर्ब करेगा। आप उस पर 1,00,000 रेडिएशंस भी फेंकोगे ना, वो 1,00,000 रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता। मैंने कल आपको बताया था कि उसकी रिफ्लेक्टेंस 0 होती है, ब्लैक बॉडी की ट्रांसमिटेंस नहीं होती, 0। ब्लैक बॉडी पर जितनी रेडिएशंस फेंकोगे ना, सारी की सारी अब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो ठंडा होता है ना, वो हर किस्म की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसकी अब्जॉर्बटेंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्बटेंस 1 होती है। ये कल हमने पढ़ा था। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा उसकी अब्जॉर्बटेंस की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है जब वो ठंडा होगा। जिस वक्त हम ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे ना, जब उसे हीट देंगे, जब उसे गर्म करेंगे तो वो फिर रेडिएशंस को बाहर निकालता है। इसे हम रेडिएटर भी कहते हैं, रेडिएशंस को निकालने वाला। इसके लिए ना एक और टर्म इस्तेमाल होती है, इसे एमिसिविटी भी कहते हैं। एमिसिविटी स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लैक बॉडी की 2 प्रॉपर्टीज बड़ी शानदार होती हैं। ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्बटेंस 1 होती है, 1 मीन्स 100%। मैंने कल बताया था, अगर ये 100% रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है जिस वक्त ये ठंडा होता है, जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो गर्म करने पर ये सारी रेडिएशंस को निकालेगा बाहर, हर किस्म की रेडिएशंस बाहर निकालेगा, अमिट करेगा, रेडिएट करेगा। इसकी एमिसिविटी भी 1 होती है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्बटेंस भी 1 है, एमिसिविटी भी 1 है। दोनों में फ़र्क क्या है? आंसर है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ठंडा होता है तो अब्जॉर्ब करता है, जब गर्म होता है तो अमिट करता है, बस इतना। तो जितनी वेवलेंथ को, जितनी रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब करता है, जब आप इसे गर्म करोगे उतनी रेडिएशंस को निकाले। क्या दुनिया में ऐसा कोई और बॉडी हो सकता है? तो आंसर है नहीं है। मैंने कल आपको किरचॉफ रूल थोड़ा पढ़ाया था। रूल तो नहीं कहना चाहिए, किरचॉफ लॉ कहना चाहिए फॉर कलर रेडिएशन। हमने पढ़ा था ना, जैसे गुलाब का फूल हर किस्म के कलर को अब्जॉर्ब कर सकता है, हर किस्म की रेडिएशन कर सकता है, रेड नहीं कर सकता। यानी जब आप उसको गर्म करोगे ना, उससे हर किस्म की वेवलेंथ निकल सकती है, रेड नहीं निकल सकता। रेड उसके पास है ही नहीं, उसने रेड रिफ्लेक्ट कर दिया था, रेड अब्जॉर्ब भी नहीं किया। तो दुनिया में कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है सवाए ब्लैक बॉडी के जो हर किस्म की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करे और हर किस्म की रेडिएशन को निकाले। ब्लैक बॉडी दुनिया का ऐसा बॉडी होता है जो विजिबल रीजन में आ जाओ, ये रेड भी निकालेगा, ऑरेंज भी, येलो भी, ग्रीन भी, ब्लू, हर किस्म का कलर भी निकालेगा। इनविजिबल रीजन में आ जाओ, अल्ट्रावायलेट में आ जाओ, जो मर्जी हो जाए, हर किस्म की रेडिएशन निकलती हैं इससे। ठीक है। लो बच्चों, आज हमने टॉपिक पढ़ना है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। लमर एंड प्रिंगशेम, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ब्लैक बॉडी को गर्म किया। ब्लैक बॉडी ली, उसको गर्म किया डिफरेंट टेम्परेचर पर। इन्होंने 1000 केल्विन पर गर्म किया, इन्होंने 1260 केल्विन पर गर्म किया, 1450, 1650। यानी एक ही बॉडी है, उसको डिफरेंट टेम्परेचर पर गर्म करके देखा कि वो किस किस तरह की रेडिएशन निकालता है। आप जानते हैं कि जब ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे तो फिर उसने रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करनी, फिर उसने निकालनी है, फिर उसकी एमिसिविटी, हर किस्म की वेवलेंथ बाहर निकाले। तो सबसे पहले इन्होंने 1000 केल्विन पर, 1000 केल्विन पर ब्लैक बॉडी को गर्म किया। गर्म करने के बाद देखा कि वो कौन कौन सी वेवलेंथ निकालता है। बड़े गौर से सुनना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। 1260 केल्विन पर गर्म किया, 1450 पर, 1650 पर। जो जो रिजल्ट आए ना, उन्होंने ग्राफ बनाने शुरू कर दिए। ये आपके सामने डायग्राम्स बनाइए, टोटल 4 कर्व्स हैं। ये डायग्राम्स किस किस के दरमियान है? तो आंसर है एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है। वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी ली है उसका नाम है इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी होती क्या है? अक्सर बच्चे इससे परेशान रहते हैं, इंटेंसिटी के लफ्ज़ को समझ देने में। इंटेंसिटी के 2 मतलब है। अगर मैथमेटिकली देखें ना, तो इंटेंसिटी कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर से 1 मीटर स्क्वायर की ब्लैक बॉडी है, 1 मीटर स्क्वायर। उस 1 मीटर स्क्वायर की ब्लैक बॉडी से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी बाहर निकलती है, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी खाली एनर्जी नहीं कहना, एनर्जी emitted per second per square meter
टाइम का यूनिट सेकंड होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। जैसे बच्चों देखो ना, ये आपके पास 1 मीटर स्क्वायर की एक ब्लैक बॉडी है, इसका साइज है 1 मीटर स्क्वायर। इसमें से मैंने इसको गर्म किया 1000 केल्विन, 1000 केल्विन पर गर्म किया। जब गर्म करूंगा तो इससे रेडिएशन निकलेंगे ना, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर आती है, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर की सरफेस से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, दिस टर्म इज नोन एज इंटेंसिटी। चलिए और आसान करता हूं मैं। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ भी होता है। इंटेंसिटी मीन्स नंबर, तादाद। जब आप ब्लैक बॉडी को गर्म करोगे ना, वो कितनी तादाद की रेडिएशन से निकालेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने ब्लैक बॉडी को 1000 पर गर्म किया, उसने 100 के करीब वेवलेंथ बाहर निकाली। मैंने उसे 1250 पर लेके गया, हाई टेम्परेचर है ना, जब मैं 1250 पर लेके गया तो अब मैंने देखा कि उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ थी ना, उनकी तादाद 200 हो गई है। मैंने वो टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे जैसे ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं ना, निकलने वाली रेडिएशन की तादाद भी बढ़ती है, ज़्यादा वेवलेंथ निकलती है। बात समझ लग रही है? इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ये इसका फार्मूला है, E डिवाइडेड बाई A इंटू T, एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर की स्क्वायर की सरफेस में से 1 सेकंड में जो रेडिएशन से निकलती है इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी को सादा यूं समझ ले, नंबर ऑफ वेवलेंथ, यानी कितनी तादाद में वेवलेंथ निकल रही है। गिनती बताओ, गिनती। ब्लैक बॉडी को गर्म किया, उससे 1000 वेवलेंथ निकली है, 1000 किस्म की वेवलेंथ। और ज्यादा गर्म किया 2000 हो गई है, और गर्म की, ये क्या चीज बाढ़ रही है? आंसर है नंबर बाढ़ रहा है, नंबर मीन्स इंटेंसिटी बाढ़ रही है। ठीक है जी, चले ये आपके सामने इसका ना एक और उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है किताब के अंदर, डायग्राम उसकी जरूरत नहीं है। वो उसने फर्नेस के अंदर ब्लैक बॉडी को गर्म किया, उससे रेडिएशन निकली, आगे थर्मोपाइल मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर लगा के रेडिएशन को डिटेक्ट किया। हमारा मेन काम है इन डायग्राम्स को पढ़ना। ये जो आपके सामने मैंने ये 4 डायग्राम्स बनाई हैं, इनको स्टडी करो, इसी पर सारा टॉपिक है। इनको पढ़ोगे सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ इस डायग्राम से नजर आ रहा है बच्चों, रेडिएशंस का डाटा इकट्ठा करने के बाद, बॉडी को गर्म करने के बाद जो रेडिएशंस निकली हैं, उन्होंने डायग्राम्स बना दी है ना, कि 1000 केल्विन पर ऐसी बनी, 1200 पर ऐसी, 1400 पर, 1600 पर। आपने इन रेडिएशंस को, इन ग्राफ को, इन डायग्राम्स को स्टडी करना है बस। हमारा आज का टॉपिक बस यही है। टोटल सारे टॉपिक में 4 पॉइंट्स हैं, मैं बारी बारी सबको बताऊंगा, किताब के अंदर लिखे हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर समझना उनको। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इधर आ जाए, तरतीब से शुरू करते हैं। दिस इज 1 पॉइंट। बच्चों, जब हमने 1000 केल्विन के ऊपर ब्लैक बॉडी को गर्म किया ना, तो लमर एंड प्रिंगशिम के पास जो डाटा आया, उन्होंने एक कर्व बनाई, वो ये वाली बनी, दिस इज कर्व। आप देखें कि 1000 केल्विन पर कहां से कहां तक रेडिएशन निकली है। आंसर है इधर से लेकर इधर तक हर किस्म की वेवलेंथ निकली है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ब्लैक बॉडी हर किस्म की वेवलेंथ अब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो हर किस्म की वेवलेंथ निकाल भी सकता है। उसने वेवलेंथ सारी निकाली है, यहाँ से लेके, शुरू से लेके, विजिबल हो या इनविजिबल हो, शुरू से लेके एंड तक उसने सारी वेवलेंथ को निकाला है। ठीक है जी। अच्छा, क्या ये जो वेवलेंथ निकली है ये एक जैसी तादाद से निकली है? तो आंसर है उनकी तादाद एक जैसी नहीं है, इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है। शुरू वाली वेवलेंथ की देखो तादाद कम है, तादाद, इंटेंसिटी मीन्स नंबर, तादाद। शुरू वाली वेवलेंथ की देखो ये तादाद कम है, फिर ऐसा ऐसा इंटेंसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। किसी एक पॉइंट पर जाके देखो, इस ग्राफ की पीक आती है, पीक आती है, उस वक्त इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती है ना, उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है। अगर उसने 100 वेवलेंथ निकाली है ना बच्चों, ये सफ़ेद कलर में कितने कलर होते हैं? वाइट कलर में, वाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर, मैं समझाने के लिए चीज़ें बताता हूँ, हो सकता है कि ये ना हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी रेड ही निकाल रहा है या ऑरेंज निकाल रहा है। मैं समझाने के लिए कुछ खाका बांधूंगा, तमहीद बांधूंगा, ताकि चीज़ आपको क्लियर हो जाए। लेट सपोज कि ब्लैक बॉडी ने ये सारे कलर्स निकाले, टोटल 100 वेवलेंथ उसने निकाली। क्या 100 वेवलेंथ में मैं कह सकता हूँ कि सारे 20-20 हैं, रेड भी 20, ऑरेंज भी 20, येलो भी 20, ग्रीन भी 20, मिसाल दे रहा हूँ,
7 हैं 140 बन जाएंगे। उसने 140 वेवलेंथ निकाली है तो 140 का मतलब है कि सारी 20-20 हैं, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी से जो वेवलेंथ निकलती है ना, वो वेवलेंथ एक जैसी तादाद की नहीं होती है। हो सकता है कि रेड की 80 हो, ऑरेंज की 10 हो, येलो की 25 हो, किसी की 30 हो, किसी की 12 हो, किसी की 2 हो, किसी की 4 हो। यही तो है नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर कि ब्लैक बॉडी को जब गर्म करते हैं उससे जो रेडिएशन निकली है ना, वो रेडिएशन एक जैसी तरतीब से नहीं निकलती हैं, उनकी तादाद एक जैसी नहीं होती है। जितने कलर्स भी वो निकालेगा वो सारे कलर एक जैसी तादाद से नहीं है। किसी की वेवलेंथ कम है, शुरू में देखो ना रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है। उसके बाद फिर देखें ग्राफ क्या हुआ है, फिर नीचे आना शुरू हो गया, फिर ग्राफ नीचे आएगा, फिर रेडिएशन इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी। तो बच्चों ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी भी एक टेम्परेचर पर देख लो, 1000 वाली कर्व देख लो, 1260 वाली देख लो, 1600, 1400, कोई भी देखो, शुरू में ग्राफ ऊपर जाता है, मैक्सिमम होता है, फिर नीचे आता है। यानी रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, कम हो जाती है। फिर 1650 में देखो रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो पॉइंट 1 क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी एक टेम्परेचर पर रेडिएशन इंटेंसिटी यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। रेडिएशन एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सारी वेवलेंथ के पास तादाद भी एक जैसी नहीं है, सारी वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी एक जैसी नहीं है, सारी वेवलेंथ की एनर्जी एक जैसी नहीं है। जब जारी बात है वेवलेंथ बदलेगी तो एनर्जी भी बदल जाएगी। हो सकता है कि 100 में से 80 सिर्फ रेड की हो, ऐसा भी हो सकता है 100 में से 80 सिर्फ ऑरेंज की हो, बाकी 20 सब की हो। तो किसी एक के पास ज़्यादा हो सकती है, किसी के पास कम है। ये नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। रेडिएशन इंटेंसिटी या एनर्जी पर सेकेंड, इसे रेडिएशन इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, ये जरा गौर से देखना। आपने देखा कि रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है बच्चों, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर मैक्सिमम होती है ना। जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होती है उसकी नीचे कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का नाम होता है लैम्डा मैक्सिमम। फिर से, लैम्डा मैक्सिमम का कतन ये मतलब नहीं है कि लैम्डा मैक्सिमम है, नहीं। वो वेवलेंथ, वो कलर, वो वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ की तादाद, जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। जैसे ब्लैक बॉडी ने सारे रंग निकाले, लेट सपोज रेड भी निकाला, ऑरेंज भी, सारे निकाले। मैंने देखा 1000 केल्विन पर सबसे ज़्यादा वेव्स 100 टोटल निकाली थी, 100 में से 80 सिर्फ रेड की हैं। तो मैं कहूँगा ना, रेड की जो वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ की तादाद सबसे ज़्यादा है, उसका नाम पड़ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम। वो वेवलेंथ जिस पर रेडिएशन इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो कलर, वो वेवलेंथ जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है, उसका नाम क्या रखते हैं हम, लैम्डा मैक्सिमम। उससे पहले भी देखें रेडिएशन इंटेंसिटी कम है, उसके बाद भी देखें रेडिएशन इंटेंसिटी कम है। एक ऐसा कलर होगा, एक ऐसी वेवलेंथ होगी जिसकी तादाद बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा होगी। वही चीज़ तो प्रोमिनेंट है बच्चों। हम जब किसी भी चीज़ को जलाते हैं, शुरू में गर्म करते हैं, तो शुरू में रेड क्यों निकल रहा होता है, रेड नज़र आ रहा होता है। तो मैंने कल भी बताया था, निकलती और भी बहुत सारी रेडिएशन है, ज़्यादा तादाद में रेड निकलती है, इसलिए वो चीज़ सुर्ख नज़र आ रही होती है। ब्लैक बॉडी भी निकालता तो सारी वेवलेंथ है, कोई ऐसी वेवलेंथ होगी जिसकी तादाद ज़्यादा है, वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो लेट सपोज 1000 केल्विन के ऊपर उसने 100 वेवलेंथ निकाली, 100 में से बच्चों 80 सिर्फ रेड की थी, बाकी 20 सब की थी। तो रेड की जो वेवलेंथ है उस पर रेडिएशन इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है ना, हम इस वेवलेंथ का नाम क्या रख देंगे, लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या, वाकई ही लैम्डा मैक्सिमम है, लैम्डा बड़ा है? आंसर है नहीं। वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसको कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। बच्चों 1260 का लैम्डा मैक्सिमम कौन सा है? तो आंसर है 1260 वाली कर्व का लैम्डा मैक्सिमम ये वाला है, ये देखें, दिस इज लैम्डा मैक्सिमम। 1450 वाली का लैम्डा मैक्सिमम क्या है?
हाँ जी, 1450 वाली का लैम्डा मैक्सिमम क्या है? तो 1450 का लैम्डा मैक्सिमम ये आपके पास है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 1650 का लैम्डा मैक्सिमम क्या है? 1450 वाले का ये वाला पॉइंट, ये वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये लैम्डा मैक्सिमम हो गया। वो वेवलेंथ किसी भी टेम्परेचर पर जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा होती है, दिस इज नोन एज लैम्डा मैक्सिमम। उस वेवलेंथ का नाम हमने क्या रखा हुआ है? लैम्डा मैक्सिमम। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद 1650 का लैम्डा मैक्सिमम बताना। ये देखें, ये रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ेगी, किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट पर जो भी वेवलेंथ बनेगी उसका नाम क्या पड़ जाएगा? दिस इज नोन एज लैम्डा मैक्सिमम। आप एक चीज नोट करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ। गो कि मेरी एग्जाम्पल हो सके प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। जब 1000 केल्विन पर मैंने ब्लैक बॉडी को गर्म किया ना, उसने रंग सारे निकाले, लेकिन उसमें से प्रोमिनेंट कलर रेड था। सबसे ज़्यादा तादाद में वेव्स किसकी थी? रेड की। मैंने 1260 पर ब्लैक बॉडी को गर्म किया ना, टेम्परेचर बढ़ गया। अब मैंने देखा अभी भी ब्लैक बॉडी ने निकाला सब कुछ ही है, वेवलेंथ सारी निकाली है, लेकिन अब जिसकी तादाद ज़्यादा थी ना, वो रेड नहीं थी, वो ऑरेंज था। ऑरेंज की वेवलेंथ कम होती है, रेड से पीछे ऑरेंज आता। फिर मैंने 1450 पर जब गर्म किया ना, तो फिर भी ब्लैक बॉडी ने निकाला तो सब कुछ ही है, ब्लैक बॉडी सारे कलर्स ही बाहर निकालती है। लेकिन अब मैंने देखा कि उन कलर में से वो जो 100 वेवलेंथ बाहर निकली है, उनमें से अब 80 वेवलेंथ ऑरेंज की नहीं है बल्कि येलो की है। मैंने और गर्म किया, अब किसके पास कौन सी वेवलेंथ थी जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है? तो आंसर है ग्रीन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो वेवलेंथ जिसकी तादाद ज़्यादा है वो छोटी वेवलेंथ की तरफ आती जाएगी। छोटी से मतलब है कि पहले अगर वो रेड का था लैम्डा मैक्सिमम, इसकी 80 वेव्स थी 100 में से, 1250-60 के ऊपर ऑरेंज की 80 वेव्स हो गई हैं, 20 बाकी सबकी, ज़्यादा तादाद इसकी होगी। 1650 पर येलो, 1650 पर ग्रीन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। आप जानते हैं ऊपर से नीचे आओ तो वेवलेंथ छोटी होती है, ये कल बताया था, ठीक है बच्चों। क्या 1000 केल्विन के ऊपर या 1200 पर या 1400 पर ब्लैक बॉडी सिर्फ एक कलर निकालता है? आंसर है ये कभी सोचना भी नहीं है। ब्लैक बॉडी हर किस्म के कलर को बाहर निकालेगा, लेकिन कोई एक कलर ऐसा होगा, कोई एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिसकी तादाद बाकियों से ज़्यादा होगी, उसका नंबर बाकियों से ज़्यादा होगा। उस वेवलेंथ का नाम हमने क्या रखा? लैम्डा मैक्सिमम। बच्चों ये जो लैम्डा मैक्सिमम है और टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। आप देख भी रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम कम होता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा मैक्सिमम क्या हो रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो जब ये डायग्राम्स बनानी है तो ये पीक पीछे की तरफ जाना चाहिए। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम होता है विन्स कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? आंसर है विन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। आप देखिए लैम्डा का यूनिट मीटर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर इंटू केल्विन। इस लॉ को पता क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्सिमम, द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड टेम्परेचर, द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड टेम्परेचर, इसका नाम होता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको डिस्प्लेसमेंट पता क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर रही है। टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ कहाँ डिस्प्लेस कर रही है? पीछे की तरफ। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बात समझ लगी है बच्चों? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए ना हम किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सूरज का टेम्परेचर हमें कैसे पता चला कितना है? क्या हम नीचे से थर्मामीटर लेके सूरज पे जाके रखा है और पता किया ये टेम्परेचर? थर्मामीटर पकड़ा, ऊपर गए हैं सूरज पे जाके, पहले सुकून से बैठे हैं सूरज पे, चाय का कप पिया है, थोड़े से हाथ से किए, सर्दी बड़ी सी सूरज पर, फिर जाके थर्मामीटर उसकी बगल में रखा और टेम्परेचर निकाला तो 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता चला है कि सूरज का टेम्परेचर 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है? तो आंसर है हमें विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से पता चला।
सूरज से रेडिएशन आ रही हैं, कैसे, इधर इधर सुनो जरा, सूरज से रेडिएशन आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। उन रेडिएशन में से सन इज अ ब्लैक बॉडी, उन रेडिएशन में से कोई तो ऐसी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। चले उसको देखो वो क्या है, उसको कैलकुलेट करो। इधर क्या है, विंस कांस्टेंट, ये फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी कीमत हमें पता है 2.9 रेज़ की पावर -3 है। ये कांस्टेंट भी पता है, लैम्डा मैक्सिमम देखो ना, जो लाइट आ रही है उसमें से कौन सी ज्यादा कलर की है वेवलेंथ, उसको नोट करो। लैम्डा मैक्सिमम भी पता है, कांस्टेंट भी पता है, तो यहाँ से टी नहीं निकल आएगा। और तीन ही तो चीजें हैं फार्मूले में, तो तीन में से अगर दो चीजें पता हैं तो चौथी तीसरी निकल आएगी। तो बच्चों इस फार्मूले से सूरज का, चांद का, मरीख का, किसी भी सितारे का, सितारे का टेम्परेचर निकाला जा सकता है, बस उससे रेडिएशन जो आ रही है ना वो पता चले। चांद से भी तो लाइट आती है ना, जो लाइट आती है उसमें कोई ना कोई तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। हम तो यूनिवर्स को क्या मानते हैं, सब कुछ, ये प्लैनेट्स को तो ब्लैक बॉडी मानते हैं हम सारे। और ठीक है, तो बच्चों इनका लैम्डा मैक्सिमम पता हो, कांस्टेंट हमें पता है, यहां से हम टेम्परेचर किसी भी प्लैनेट का निकाल सकते हैं जी। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट जरा आपने गौर से देखना है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 है जी बच्चों, हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 देखें, उसने एक ही पॉइंट में टोटल 3 छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1 कहता अगर आप फॉर ऑल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ पर अगर आप गौर करें ना, सारी वेवलेंथ पर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ रही है। देखो 1000 की ये पीक है, 1260 की पीक ऊपर होगी है, वाई एक्सिस पर क्या है, इंटेंसिटी। 1450 की कर्व और बड़ी होगी है, 1650 की और बड़ी होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेडिएशन इंटेंसिटी तो बढ़ती है। अब किसी एक कर्व पर आ जाओ, एक कर्व पर, एक कर्व का बिहेवियर क्या है? आंसर है एक कर्व का बिहेवियर ये है बच्चों, शुरू में यहां पर है इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, एक्स एक्सिस पर क्या है, वेवलेंथ। शुरू में देखें जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है और एक पॉइंट पर पहुंचकर मैक्सिमम होगी। आप किसी भी एक टेम्परेचर की ग्राफ को देखें, कर्व को देखें, तो पहले क्या होती है, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है वैसे वैसे रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर जाते 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 किसी एक पॉइंट पर तो पहुंचेगा ना, मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसका नाम क्या रखा था? आंसर है उसका नाम था लैम्डा मैक्सिमम। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे रेडिएशन की वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती है। किसी एक वेवलेंथ पर जाके इंटेंसिटी, किसी एक कलर की इंटेंसिटी, नंबर, तादाद सबसे ज़्यादा होती है, उसका नाम लैम्डा मैक्सिमम है। उसके बाद देखें ग्राफ किधर आता है, फिर ग्राफ की नीचे भी आता है और आगे भी जाता है, सिर्फ नीचे नहीं आता, नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा। इसका मतलब अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो कौन सी चीज़ कम हो रही है? इंटेंसिटी। अगर आगे जा रहा है तो कौन सी चीज़ बढ़ रही है? तो आंसर है वेवलेंथ। तो इसका मतलब है फॉर फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ, कहता है मजीद वेवलेंथ अगर बढ़ाओ तो रेडिएशन इंटेंसिटी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एक कर्व में 3 बिहेवियर आपको मिले हैं। नंबर 1, जैसे जैसे शुरू में जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है, एक वेवलेंथ पर मैक्सिमम होती है, दिस इज नोन एज लैम्डा मैक्सिमम। उसके बाद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ, मजीद जो वेवलेंथ आती है रेडिएशन इंटेंसिटी कम होती है। सिर्फ एक कलर ऐसा होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ नहीं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसी का नाम लैम्डा मैक्सिमम। उससे आगे चलो, उससे पीछे चलो, सबकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, हाँ जी, टॉपिक का आखिरी चौथा पॉइंट। आप देखें कि अभी तक हमने अपने टॉपिक को इन डायग्राम से बाहर नहीं निकाला, जो कुछ हमें नजर आ रहा है हम सिर्फ इसी को स्टडी कर रहे हैं, यही टॉपिक है हमारा। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। बच्चों किसी भी एक टेम्परेचर पर जो हमारे पास कर्व आई है, जो डायग्राम आई है, इसके नीचे कुछ ना कुछ एरिया तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये जो एरिया अंडर दी कर्व है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो कहता है ये जो एरिया है ना, एरिया अंडर दी कर्व ए, इट इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर सेकंड
पर स्क्वायर मीटर, यानी इंटेंसिटी। किसी भी एक टेम्परेचर पर किसी भी एक कर्व के नीचे जो एरिया है वो उसकी टोटल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। 1260 वाली कर्व है, इसके नीचे भी तो टोटल एरिया आ रहा है ऐसे। 1450 है, 1650 है, ये ऐसे इनके नीचे एरिया आ रहा है ना। सबसे ज़्यादा एरिया किसका आ रहा है? तो जाहिर बात है जिसकी कर्व सबसे बड़ी होगी उसके नीचे वाला एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर एरिया की वैल्यू फर्ज करो 100 मीटर स्क्वायर है तो रेडिएशन इंटेंसिटी भी 100 है। अगर एरिया 200 है तो ये एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर भी 200 है। जितना एरिया होगा उतनी रेडिएशन इंटेंसिटी। एरिया बढ़ता कैसे है? तो आंसर है एरिया बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। बच्चों हमारी कर्व कैसे बढ़ रही है, ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ता है तो कर्व बड़ी हो जाती है। 1000 की कर्व छोटी थी, 1260 वाली बड़ी हुई, 1450 वाली और बड़ी हुई, 1650 की और बड़ी हुई। तो टेम्परेचर बढ़ने से एरिया बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं फिर एरिया या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेम्परेचर। क्या ये टेम्परेचर की सिंगल पावर से बढ़ता है? यानी टेम्परेचर डबल करें एरिया डबल होगा? तो आंसर है स्टीफन्स एक साइंटिस्ट था, उसने कैलकुलेशन की और दुनिया वालों को बताया कि ये सिंगल पावर के हिसाब से नहीं बढ़ता बल्कि ये 4th पावर के हिसाब से बढ़ता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। मैं इसको सादा करके लिखता हूँ। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। दिस इज नोन एज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, जो कि एरिया के बराबर है। अब एरिया छोड़ दें, अब हम एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। किताब के अंदर उसने इस सारी चीज को सिर्फ ई लिखा है। ई आप लिख सकते हो सिर्फ ई, लेकिन धोखा नहीं खाना, ये ई सिर्फ एनर्जी नहीं है। अक्सर बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं और इसका यूनिट जूल लिख देते हैं। इसका यूनिट जूल नहीं है। दिस इज जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। लिखो भला ई, इसका सिंबल इसका चाहे ई रखो, लेकिन नीचे सेंटेंस आपका पूरा होना चाहिए। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर डबल करेंगे ना, डबल, तो 2 की पावर 4 पता कितना होता है? 16। एनर्जी डबल नहीं हुई, 16 गुना बढ़ गई है। 1000 केल्विन पर मुझे जो एनर्जी मिल रही थी ना, फर्ज करें वो एनर्जी थी 1। 2000 केल्विन, ये भी मैंने 1600 तक बनाया है। 2000 वाली कर्व तो और ऊपर होगी इधर। पता नहीं ये वीडियो में आ भी रही है कि नहीं आ रहा, मेरा हाथ नहीं आ रहा। मैं ऊपर से ये बच्चों पंखे साफ नहीं कर रहा, ये मैं कर्व बनाई हुई है मैंने ऐसे, वो तो हाथ नजर नहीं आ रहा, बड़ी ऊपर चला गया। 2000 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक चलो ऊपर आएगा। तो 1000 पर अगर एनर्जी 1 है ना, तो 2000 केल्विन पर 16 हो जाएगी एनर्जी, 16 गुना बढ़ेगी। टेम्परेचर की 4th पावर के हिसाब से बढ़ती है। ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में लेके आए तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को कहते हैं सिग्मा। E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। E इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा टी की पावर 4। दिस इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उसकी स्टेटमेंट तो यही है, एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में आए तो कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सिग्मा, और कांस्टेंट का नाम होता है स्टीफन्स कांस्टेंट। इसको कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 10 रेज की पावर -8। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 5.10 रेज की पावर -8। जी बच्चों, तो स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है?
आपने पढ़ा स्टीफन्स लॉ क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा T4। ई से यहाँ पर गलती होती है ना, जब हम ई को सिर्फ एनर्जी मान लेते हैं। बच्चा समझना सर सिर्फ ई लिखा है तो जूल होगा यूनिट, नहीं, ये ई नहीं है, ये असल में क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा का यूनिट निकालूँ तो सिग्मा का फार्मूला क्या बनेगा, E डिवाइडेड बाई T4। ये T उधर गया, डिवाइड हो गया। इस E का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, नीचे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है तो केल्विन की पावर 4 आ गया। बच्चों यहाँ से सिर्फ मीटर स्क्वायर नीचे ले आओ, ऊपर वाली रकम के नीचे बटा है, नीचे आ जाएगा। वैसे तो सेकंड भी आ सकता है लेकिन सेकंड अभी ऊपर रहने दो। ये मीटर स्क्वायर नीचे आ गए। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, दिस इज वाट, W/T याद करें जरा, जूल पर सेकंड, वर्क ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम, ये पावर होती है। ये बन गया वाट, नीचे मीटर स्क्वायर आ गया, केल्विन 4, तो वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, दिस इज यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। समझ लगी, स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। और बच्चों फिर से मैं वो फार्मूला लिखता हूँ स्टीफन्स लॉ का, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब मैं पूरा लिखता हूँ, एनर्जी को मैं ई नहीं बल्कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, इज इक्वल टू सिग्मा T4 है। यहाँ से अगर एरिया ऊपर ले जाएं, यहाँ से एरिया ऊपर ले जाएं, क्योंकि खाली जो ई है ना, ई का मतलब यही है, ये असल है एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। यहाँ से एरिया ऊपर ले जाओ तो एनर्जी ओवर टाइम किसके इक्वल आएगा, सिग्मा A इंटू T4। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, ऊपर एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, नीचे टाइम, दिस इज नोन एज पावर। तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा A T4। इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला किताब में नहीं है सादा सही, बस सामने नहीं है किताब में, हमने उसे बना दी है। तो स्टीफन बोल्ट्ज लॉ की फॉर्म एनर्जी की शक्ल में भी होती है और पावर की शक्ल में भी होती है, यानी यूं समझ लें इंटेंसिटी की फॉर्म में भी होता है सिग्मा T4 और पावर की फॉर्म में क्या होगा, सिग्मा A इंटू T4। तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, A एरिया और टेम्परेचर की पावर 4 है। ठीक है बच्चों, दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और इसमें जितने भी पॉइंट्स जुड़े थे किताब में थे वो सारे हमने पढ़ लिए। कोई एक इजाफी चीज़ है तो वो मैं बता देता हूँ आपको, उसे आपने नोट करना है। तो जब ये लेक्चर सुन रहे हो आप तो आपने कापी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है, साथ साथ नोट करना है। आप लोगों को नहीं, जो सुनेंगे गाइबाना लेक्चर तो उनके लिए ये है कि आपने साथ साथ इसको नोट भी करना है। रज़ाई में बैठ के, या अब तो रज़ाई का मौसम नहीं है, या बेड पे लेट के लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता, साथ साथ नोट भी करना है इसको। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।